आज हम लोग कवर करेंगे किस चीज को? बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व, यानी जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, ठीक है, किसके? बिहार के। उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। बस केवल की पॉइंट ही हमें जानना है, ठीक है। बाकी जब हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो इनके बारे में कई सारी जानकारी हमें मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम एंशियंट टाइम की बात करें तो उसमें गौतम बुद्ध का नाम प्रमुख रूप से आता है, जो कि बौद्ध धर्म के क्या थे? संस्थापक यानी फाउंडर थे। और इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। कब? 563 बीसी में। वे शाक के कुल से संबंध रखते थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। बट इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई निरंजना नदी के तट पे, हम लोगों ने नदी के बारे में पढ़ा भी था। निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पे हुआ था और बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। और महापरिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था। उत्तर प्रदेश में पड़ता है जगह। महापरिनिर्माण मतलब उनका अंतिम सांस यही कुशीनगर में चला। इसके बाद आप देखेंगे कि इनका कई सारा कंसेप्ट है, हम लोग पढ़ेंगे भी हिस्ट्री। जब हम लोग पढ़ेंगे तो कई सारी चीजें, बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, किसमें आत्मा की मान्यता है किसमें नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो मध्यम मार्ग का मतलब एक है ना कि ना अति का भला बोलना, ना अति का भला चुप। मतलब किसी भी चीज का अति नहीं होना चाहिए। अब किसी चीज में क्या होता है, कोई व्यक्ति खूब बोल रहा है या कुछ नहीं बोल रहा है, तो वही बीच का मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग, है ना। जब भी पहली बार पढ़े थे ना इनके बारे में, तो देखिए कि पूरा दुनिया क्या है? LHS बराबर RHS, इसी का कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग नहीं 10th में प्रूफ करते रहते थे ट्रीगो को, 11th 12th में प्रूफ करते रहते थे, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ते थे। तो LHS बराबर RHS देखोगे, है ना। बायां हाथ दायां हाथ, बायां पैर दायां पैर, दोनों तरफ कान है, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को क्या है, एक तरफ हटा दोगे, किसी का एक कान काट दो तो गिर जाएगा आदमी, क्या हो जाएगा? अनबैलेंस। जो हमारा कान है वो क्या है? शरीर को बैलेंस भी करने का काम करता है, समझे। खैर, वो बात की बात है। तो हमेशा हमें मध्यम मार्ग सबसे बेस्ट मार्ग माना जाता है। बाकी कोई अति पे चले और अच्छा इंटेंशन से चले तो इतिहास भी रचता है ना। एक बार हम गए थे, स्वामी विवेकानंद का केंद्र था। नहीं होता है, कॉलेज में एक टेस्ट हुआ था। इसके बाद कुछ लोगों को, 2-3 लोगों को उसमें से सेलेक्ट किया गया था। तो बड़ा अच्छा वहां पे लगा था। वो वहां सेंटर पे गए, फिर वहां से हम लोग को ले जाना था तमिलनाडु। बट बीच में एग्जाम आ गया तो हम गए ही नहीं। तो उसमें बड़ा एक अच्छा गाना था कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है सुरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। मतलब समझ रहे हो कि कोई है जो, यदि आप कुछ नया नहीं कर सकते तो किसी के बताए गए रास्ते पे आप इजिली चल सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जैसे लोग पद चिन्ह बनाए, है ना। गौतम बुद्ध जैसे लोग पद चिन्ह बनाए।
कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है ना। तो हम लोग एटलीस्ट इनके बताए गए मार्ग पे हम चल सकते हैं, सीख सकते हैं बहुत सारी चीजों। अब देखिए महावीर स्वामी, इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमें अभी बस थोड़ा सा जानना है। महावीर स्वामी की बात करें, इनका जन्म, अब देखो कहीं कहीं 599 देगा और कहीं कहीं 540 देगा, ठीक है, यह समस्या है। खैर 540 ही मान करके हम लोग चलते हैं। तो 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में। और देखो गौतम बुद्ध शाक्य कुल से थे, यह ज्ञात्रिक कुल से थे, और यह जैन धर्म के 24वें व अंतिम क्या थे? तीर्थंकर। कौन? महावीर स्वामी। सबसे प्रमुख यही हुए, और भी थे, लेकिन नहीं होता है कि थोड़ा विस्तार इस धर्म का इन्हीं के टाइम में ज्यादा। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की इनकी ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य। ठीक है। और गौतम बुद्ध को जो हुआ वो क्या हो गए? वो बौद्ध बन गए, बौद्ध। मतलब उनके अंदर एक अलग प्रकार की बुद्धि आ गई। ठीक है। पहले तो सिद्धार्थ थे। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है समय समय। और यह 468 बीसी में पावापुरी में, है ना, चल बस। इसके बाद देखोगे आप, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने वाला कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि नंद वंश को समाप्त कर करके 321 बीसी में, कब की बात है? 321 बीसी में नंद वंश को समाप्त कर करके और मौर्य वंश का क्या करेंगे? स्थापना। ठीक है। और भारत को एक इन्होंने क्या बनाया? विशाल साम्राज्य। पहली बार भारत बनता है। ठीक है। कई सारी बातें हैं इनके बारे में जानने को, बाद में जाने। बस इतना ध्यान रखिए कि मौर्य वंश की स्थापना इन्होंने 321 बीसी में किया था। ठीक है। इसके बाद इनका बेटा बिंदुसार गद्दी पे बैठेगा। ठीक है। जो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला। इसके बाद है जो फिर क्या होगा? इसके बाद अशोक गद्दी पे बैठता है। और अशोक, जो कि अगम कुआं का आपने नाम सुना, उसमें कहा जाता है कि उसने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, मार करके उसी में डाल दिया था। उसके कारण से भी फेमस है। कलिंगा युद्ध लड़ा कौन? अशोक, 261 बीसी में। और उसके बाद क्या होता है? इतना रक्तपात होता है, इतने लोग मारे जाते हैं कि उसने क्या किया? अपना अस्त्र शस्त्र को त्याग दिया, धम्म की नीति को अपना लेता है। इसके पीछे भी कहानी है बहुत सारी, वो बाद में चर्चा करें। तो पहले देखिए चंद्रगुप्त मौर्य 321 बीसी में। इसके ठीक पहले आप जाएंगे 326 बीसी में। 326 मतलब और पुराना जा रहा है ना। उस समय क्या होगा? भारत पर सिकंदर का आक्रमण होगा, बट ब्यास नदी को पार करने से उसकी सेना मना कर देता है। और उसके बाद है जो वह वापस चला जाता है बेबीलोन में। 323 में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो उस समय घनानंद शासक था भारत में। और और चाणक्य पुरोहित थे, विद्वान थे। उन्होंने घनानंद को चेताया कि भाई तुम भोग विलास में लगे हो, उधर हमारे देश पे आक्रमण हो रहा है। नहीं मानता है, कहता है तुम हमको सिखाएगा कि कैसे देश चलाना है, कैसे राज चलाना है।
ठीक है। उसके बाद घनानंद का घोर बेइज्जती किया जाता है। घनानंद क्या करते हैं, अपनी शिखा को खोलते हैं, सॉरी चाणक्य अपनी शिखा को खोलते हैं और प्रण लेते हैं कि तब तक यह नहीं बंधेगा जब तक कि तुमको गद्दी से ना हटा दें। और वही फिर एक बालक को ही पकड़ते हैं। कौन? चाणक्य। बालक कहो, व्यक्ति कहो, जो भी है। और चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग देंगे। और फिर यह चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मिल करके नंद वंश को क्या कर देंगे, समाप्त। और नंद वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? मौर्य वंश। तो कभी कभी क्रम भी पूछ दिया जाता है। ठीक है। तो यह चाणक्य, जिनकी पुस्तक का नाम है क्या? अर्थशास्त्र। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तो चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है। ठीक है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे। और इनकी पुस्तक जो है उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका इंग्लिश कर देना इकोनॉमिक्स, ना, नाम मतलब वही लिखना है। तो अर्थशास्त्र जो है यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर लिखा गया पुस्तक है। ठीक है। यह शासन प्रशासन पर लिखा गया है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स है क्या? नाम, नाम ऐसा है। ठीक है। अभी ना क्या हुआ कि सब कुछ बट गया है अलग अलग पार्ट में, लेकिन यह इनकी जो अर्थशास्त्र पुस्तक है शासन प्रशासन से संबंधित है। और क्या है, तो इनकी यह पुस्तक में और भी कई सारी चीजें हैं। इसमें आप जब पढ़ेंगे इनके बारे में तो लगेगा कि क्या व्यक्ति था भाई, है ना। कैसे मतलब इतु बिखरे हुए साम्राज्य को इन्होंने क्या कर दिया, एक कर दिया। और इनकी पुस्तक आज भी रेलेवेंट है, इनकी पॉलिसीज आज भी रेलेवेंट है बहुत सारी, है ना। जिसमें कहा गया कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। ठीक है। जैसे आप देखोगे कि भारत का, है ना, एक राइवल कहा जाता है पाकिस्तान। ठीक है। तो भारत पाकिस्तान में टसल चलता है। उधर अफगानिस्तान पाकिस्तान में चलता है, तो अफगानिस्तान और भारत दोस्त हो जाता है। ठीक है। पड़ोसी को अरिराज कहते हैं। अरि मतलब दुश्मन। खैर, इन्होंने मंडल सिद्धांत दिया था। ठीक है। इनका कंसेप्ट जो है आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशन का, आज भी बड़ा जबरदस्त है, मतलब आज भी रेलेवेंट। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में। इनसे एक चीज बड़ा अच्छा मतलब प्रेरणादायी क्या लगता है, मतलब पहले छोटा छोटा पतला सा बुक आता था तो खरीदते थे, उसमें चाणक्य नीति रहता था। समझ में तो पहले कम ही आता था, है ना। कोई भी बात हमेशा 100% परफेक्ट नहीं होती। लेकिन एक बात अच्छा क्या बोले कि देखो, खुद पर प्रैक्टिकल मत करो, है ना, खुद पर प्रयोग मत करो। जो प्रयोग करके कोई कंक्लूजन पे आ गया है तो उस बात का इस्तेमाल कर लो, नहीं तो ये जिंदगी क्या पड़ जाएगी, छोटी। आपके पास उतना समय नहीं है इन चीजों को लेकर के। खैर, तो ये अपने आप में बिहार को लेकर के एक महान ही व्यक्ति है। अशोक की बात करें तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक यही रहे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था? बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अपने
शांति, सद्भाव, जन कल्याणकारी शासन के लिए जाना जाता था, है ना। और यह कौन से धर्म को स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म को। ठीक है। और कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो अगम कुआं का चर्चा हम लोगों ने किया ही, साथ में कई सारे, अशोक स्तंभ का नाम आपने सुना होगा, तो कई सारा स्तंभ यह बनवाया था। ठीक है। जिसमें कोर्ट ऑर्डर को कन्वे किया जाता था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था। और इसने क्या, यही कलिंग युद्ध 261 बीसी में, गद्दी पर कब बैठा? 269 बीसी में। ठीक है। और 261 यानी 8 वर्ष बाद कलिंग का आक्रमण होगा। मेल मेंबर, कलिंग उड़ीसा वाला एरिया है, उड़ीसा तरफ जाएगा, है ना। बहुत लोगों को मार देगा भाई। वहां की महिलाएं फिर क्या होती है, निकल जाती है युद्ध करने के लिए। और यह व्यथित रहता है, नहीं होता है कि एकदम खाली खून ही खून सब जगह नजर आ रहा है। यह व्यथित रहता है। अशोक के बारे में यह भी कहा जाता है कि अपना 99 भाई को मारा था, उसमें से एक भाई का बेटा जो था उसके दरबार में घूम रहा था, है ना, निर्भीक होकर करके एकदम। उसको कहा जाता है कि अशोक देखता है तो क्या करता है, बुलाता है कि कौन ऐसा लड़का है तो इतना निर्भीक होकर करके यहाँ घूम रहा है। तो पता चलता है कि आपका क्या है, भतीजा है। ठीक है। जिसके पिता को आपने मार दिया है, और फिर भी उसमें कॉन्फिडेंस क्या है, भरा हुआ। तो वही पूछता है कि आखिर क्यों, दुखी क्यों नहीं है। फिर यह भी बोलता है कि तुमको पता है कि तुम्हारे पिताजी को हमने मार दिया है? बोला कि हाँ पता है। तो गुस्सा नहीं आ रहा है हम पे? कहता नहीं, है ना। वही बोला कि ऐसा क्यों, आखिर इस बच्चा में ऐसा क्यों है? वही बच्चा है जो बौद्ध धर्म के बारे में बताता है, ऐसा कहा जाता है। फिर कहता है कि आपने किससे सीखा, बौद्ध धर्म के बारे में कैसे जाना? तो क्या है, बौद्ध धर्म शांति को बढ़ावा देता है, बदले की भावना नहीं रखता है। तो वहीं से फिर अशोक है जो अस्त्र शस्त्र को त्यागेगा, बौद्ध धर्म को अपनाएगा, इसका प्रचार प्रसार शुरू करवाता है। ठीक है। खैर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सब पढ़ेंगे फिर, बहुत सारी कहानी है। आर्यभट्ट, आप खूब सुनते होंगे, दुए दिन तो सुनने ला मिलता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को, कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को गिनती सिखलाई मेरे भारत ने। दुनिया यदि, सुने हो, यदि दशमलव न देता भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। ठीक है। ये देन किसकी है? आर्यभट्ट की। ठीक है। जो कि अलजेब्रा का, है ना, बेसिक इन्होंने दिया। बिना बेस का तो कुछ होता ही नहीं। तो यह क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे और एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। ठीक है। मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ठीक है। इनके द्वारा बताया गया था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र, समझे। और इनकी पुस्तक का नाम है आर्य, आर्यभट्ट से पकड़ोगे आर्यभट्टियम, आर्य सिद्धांत, है ना। और तारेगना का आपने नाम सुना है, जिसे मसौढ़ी भी कहते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि वहां पे इनका क्या था, घर। और वो बोला यह जाता है, चाइना का तो अलग कंसेप्ट है, चाइना कहता है कि हमारा ही देश जो है पूरा दुनिया के सेंटर में। ठीक है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग क्या है,
पूरा दुनिया का सेंटर जो बीच का जगह है वह तारे गना है। और यहीं से तारे गना, समझ रहे हो, तारे की गणना यहीं से क्या की गई थी, शुरू इनके द्वारा की गई। ठीक है, तो यहीं से नाम पड़ता है तारे गना। हम लोग जब 7 8 में पढ़ते थे उसी समय, एक और क्या, शायद आप लोग भी बचपन में होंगे तो थोड़ा बहुत याद हो, दिन में अंधेरा हो गया था, है ना। उस समय हम लोग गए थे तारेगना स्पेशल ट्रेन पकड़ करके देखने। तो कई सारे साइंटिस्ट आए हुए थे, एस्ट्रोनॉमर वगैरह देश विदेश से आए हुए थे। ठीक है, और उस समय बकायदा अंधेरा हुआ था, चश्मा खूब बिका था उस मोमेंट को देखने के लिए। तो यह आर्यभट्ट की क्या है, धरती है। ठीक है, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बिहार पर हम गर्व क्यों करें। ठीक है, तो आपके पास पॉइंट तो होने चाहिए कि गौतम बुद्ध की भूमि, महावीर स्वामी की भूमि, चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि, मतलब समझ रहे हो, शांति से लेकर के साम्राज्य विस्तार, शासन प्रशासन का सिद्धांत दिया गया, है ना। इसके बाद एक अच्छा संदेश दिया गया, शांति सद्भाव, राजा के द्वारा भी, है ना। पढ़ाई लिखाई में भी हम लोग अग्रणी रहे, हमारे पूर्वज कई सारे नए नए कंसेप्ट्स को दिया जिससे बहुत सारी चीजें आसान हो गई। ठीक है, इसके बाद देखो याग बल्क, यह है जो राजा जनक, जो सीता के पिता, ठीक है, तो यह कहा जाता है कि इनके समकालीन थे, कंटेम्पररी। समकालीन मतलब समझते हो, दोनों एक ही टाइम में रहे। जैसे अभी क्या है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, दोनों एक ही टाइम में। अब हो सकता है उम्र आगे पीछे हो या काल आगे पीछे हो, वो अलग बात है, लेकिन दोनों लगभग एक ही टाइम। तो इन्होंने शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, है ना, याज्ञवल्क्य स्मृति की क्या की रचना की। इसके बाद देखिए पाणिनि, जो कि संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। संस्कृत का व्याकरण जो आप खूब पढ़ते रहे, भले कभी समझ में नहीं आया, सीता अंति सीता था, आमी आमा आवह, है ना। इसके बाद संस्कृत किसको किसको बुझाता है बताओ, आता है किसी को, चलो, नहीं आता, संभवतः नहीं आता। खैर, जीवक देखो, यह बिंबिसार का समकालीन होगा। ठीक है, और यह एक डॉक्टर था, आयुर्वेद का, है ना। किस चीज का डॉक्टर, आयुर्वेद का डॉक्टर। यह इन्होंने क्या किया, महात्मा बुद्ध का और उज्जैन का राजा था चंड प्रबोध, इसका क्या किया था, उपचार। कहा जाता है कि बिंबिसार का यह पुत्र था, कौन, जीवक। ऐसा क्लियर नहीं है प्रमाण। और एक महिला थी जिनका नाम था आम्रपाली। ठीक है, वह वैशाली की रहने वाली थी। तो नहीं होता है कि उनका काम मतलब लोगों को एंटरटेन करना राज दरबार में। तो एक प्रकार से नॉर्मल भाषा में कहें तो कहा जाता है कि वह एक प्रकार से डांसर। तो जब यही बिंबिसार क्या करता है, आक्रमण करता है वैशाली पे, तो क्या होता है, वहीं पे
उनके साथ मतलब अनऑफिशियल वे में कहा जाता है ना, ऑफिशियली ऐसा प्रमाण मिलता नहीं है। उनके साथ शादी रचाया जाता है और उसके बाद है जो उनसे जो पुत्र की प्राप्ति होती है वही कौन है, जीवक, जो कि बहुत बड़ा क्या होता है, डॉक्टर, है ना। और उज्जैन का राजा, कालों के काल महाकाल आपने सुना होगा, उज्जैन नगरी। तो उज्जैन का राजा जो चंड प्रगोत था, उनका तबीयत खराब होता है ना। तो यही बिंबिसार क्या करते हैं, जीवक को भेजते हैं और वही जाकर के इलाज करेंगे तो ठीक होता है। ये सब डिटो क्वेश्चन है, पूछा जाता रहा है। फिर देखो अश्वघोष, यह क्या थे, कवि, दार्शनिक, और इनकी पुस्तक का नाम बड़ा फेमस है, बुध चरितम। बुध चरितम के लेखक कौन है, अश्वघोष। इसके बाद देखोगे बाणभट्ट, यह हर्षवर्धन के टाइम के क्या थे, कवि, और इन्होंने पुस्तक जो लिखा है हर्षचरित और कादम्बरी, है ना, हर्ष चरित्र और कादम्बरी, जिसमें कादम्बरी को कहा जाता है यह सबसे पुराना नोवेल, है ना, सबसे पुराना नोवेल है, यानी उपन्यास। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन जो था, इसका कार्यकाल 606 से आपका 647, है ना, एडी यानी ईस्वी तक रहे। वर्धन वंश का यह शासक होगा, ठीक है। और क्या होता है कि इसके पिता की मृत्यु के बाद बड़ा भाई राजवर्धन गद्दी पर बैठेगा और उसको क्या करता है, मार देता है। गौड़ वंश का शासक, गौड़ माने बंगाल, अभी जो पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हो, बांग्लादेश की बात कर रहे हो, उधर का शासक, उसमें बिहार का भी हिस्सा आता था। तो वहां का शासक जो था वह कौन से धर्म को मानता था, शैव धर्म को, समझे। और हर्षवर्धन की बहन थी, उनका विवाह कन्नौज में किया जाता है, उधर से क्या करेगा। और ये लोग मानने वाले थे कौन धर्म को, बौद्ध धर्म। यही था गौड़ वंश का शासक शशांक, इस शैव धर्म को मानता था। वही क्या करेगा, आक्रमण करेगा और इसके जो जीजा होंगे, है ना, उनको भी ये क्या कर देता है, मार देता है। इसके बाद है जो कन्नौज यानी यूपी वाला एरिया, इनकी बहन रहती है। तो ही हर्षवर्धन, है ना, थानेश्वर जो कि हरियाणा में है, वहां का शासक होता है। बहन की रक्षा के लिए फिर वह क्या करता है, कन्नौज आता है, यूपी में, यानी हरियाणा से सोच लो यूपी, मतलब आपके पास मैप हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वही थानेश्वर से कहाँ आएगा, कन्नौज अपना राजधानी। तो इसके इसकी दो राजधानियां, थानेश्वर और कन्नौज, ठीक है। तो यही शशांक आक्रमण भी करेगा और शैव धर्म के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए कि जो बौद्ध धर्म का क्या है, पीपल वृक्ष, कहाँ का, बोध गया का, उसको कटवा देता है। बोधि वृक्ष को कटवाने वाला कौन है, शशांक। कौन वंश का शासक था, गौड़ वंश का शासक, ठीक है। और अभी वहां पे जो बौद्धि वृक्ष लगा हुआ है भाई, वह पांचवी पीढ़ी का है, फिफ्थ जनरेशन का है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहा, ठीक है। बाकी विशेष बात आगे हम करेंगे। ये सब कहाँ से हैं, बिहार से ही लोग हैं। फिर दीपांकर श्री ज्ञान,
यह विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के टीचर थे। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है? भागलपुर में। ठीक है। यह तिब्बत भी इनको भेजा गया। और ये सब बौद्ध धर्म से ही संबंधित क्या होगा? यूनिवर्सिटी। ठीक है। यानी यह बौद्ध भिक्षु भी थे, बौद्ध धर्म के प्रचारक भी थे। इसके बाद देखिए मंडन मिश्र। ठीक है। मंडन मिश्र, यह मिथिला, मिथिला कहने का मतलब है कि आपके दिमाग में बिहार का मैप आ गया है तो इस वाले एरिया को पकड़िए। मधुबनी है, दरभंगा है ना, और उसके आसपास वाले क्षेत्र। तो इस क्षेत्र के क्या थे? प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक थे, जो कि शंकराचार्य के साथ क्या किया था? शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ मतलब क्वेश्चन और आंसर होता है कि कौन कितना विद्वान है। यह मंडन मिश्र। ठीक है। शंकराचार्य जो कि 4 विद्यापीठ का क्या करेंगे? स्थापना। ठीक है। अब देखो 4 पीठ का स्थापना करेंगे। अब देखिए, अब मध्यकाल में तब क्या होगा कि फिर यहाँ पे मुस्लिम आक्रमण बढ़ेगा, जिसके पश्चात हमारे यहाँ जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला है, सब टूट फूट जाएगा। ठीक है। और प्रमुख रूप से फिर यहाँ पे प्रभाव में आ जाएंगे मुस्लिम लोग। ठीक है। पूरा भारत में उस समय ज्यादातर डिस्ट्रक्शन ही हुआ, कंस्ट्रक्शन कम हुआ, जिसके कारण से यह काल चाहे भारतीय इतिहास में हो या बिहार के इतिहास में हो, बहुत प्रभावशाली नहीं रहता है। ठीक है। जिसमें एक धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा, दूसरे को है जो दबाया जाएगा, इस तरह का चीजें होते रहता है। तो खैर, मेडिएवल टाइम में देखेंगे मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी, यह क्या थे? सूफी संत। हम सूफी के बारे में पढ़ेंगे भी, जो कि कौन से संप्रदाय? फिरदौसी संप्रदाय को बढ़ाए। ठीक है। आप पढ़ेंगे उसमें चिश्ती संप्रदाय, नक्शबंदी, ये सब है। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में सूफी का कौन सा सिलसिला प्रचलित हुआ? तो यही है फिरदौसी। फिर शेरशाह सूरी, जो कि अच्छा शासक माना जाता है। ठीक है। भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक है ना, अफगान शासक। अब देखो, एक है तुर्क, एक है अफगान। ठीक है। एक लोधी वंश वाला आएगा और एक शेरशाह सूरी लोग, ये सब क्या रहेंगे? अफगानी। अब बाकी जो हैं, चाहे बाबर हो या उसके पहले के जो शासक हों, वो सब क्या रहेंगे? तुर्क। तुर्क रहेंगे। तुर्की का नाम आपने सुना? उधर से आएंगे लोग। अफगान तो बगल में ही है, उससे दिमाग में रख सकते हैं कि तुर्क दूर वाला और ये शेरशाह नजदीक वाला, ये अच्छा शासक। मुगल सत्ता की समाप्ति करके सूर्यवंश का स्थापना करेगा यह। और सबसे ज्यादा यह बेहतर माना जाता है प्रशासनिक सुधार को लेकर कर, जन कल्याण को लेकर के, जनता का ही कभी, है ना, कोई जनता कोई तंग नहीं करता था। आज जो हम लोग रुपया की बात करते हैं, रुपया किसने चलवाया? शेरशाह सूरी ने, है ना। फिर 1541 में पटना शहर को किसने बसाया?
शेरशाह शेरशाह सूरी ने। ठीक है, बट दिक्कत क्या है कि अच्छे लोग ज्यादा दिन तक रहते नहीं, है ना। 545 में क्या कर रहे थे, कालिंजर का युद्ध। और इसमें नहीं होता है कि कैसे दीवार में बॉल को मारते हो तो रिटर्न होकर के आ जाता है, वैसा ही बम का, बारूद का गोला था। तो इधर ये क्या, मतलब ऐसे समझ सकते हो इसे, किधर कोई बिल्डिंग है, कहीं आक्रमण करने गए हुए हैं, इधर इनका पूरा गोला बारूद सब भरा हुआ है, और यहां से छोड़ा गया कोई गोला। ये क्या हुआ कि यह गोला यहां से गया और टकरा करके फिर से यहीं लौट गया, जिसके कारण से जितने गोले थे सब में आग पकड़ लिया, वहीं पे भी था। ठीक है, और यह कि क्या हो जाती है, मौत। आपने सुना होगा जीटी रोड। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। कहा जाता है कि इन्हीं के द्वारा बनवाया गया, लेकिन उसमें भी कई बार सच्चाई कुछ और निकल के आती है। उसको कहा जाता है कि वो अशोक के टाइम में बना था, और इन्होंने क्या किया, अच्छे से मरम्मत करवाया, और फिर अंग्रेज भी अंग्रेज ने उसका नाम क्या किया, जीटी रोड रखा। खैर, इसके बाद देखिए विद्यापति की बात करें। सिरसा का मकबरा सासाराम में है, यह भी ध्यान रखिएगा। फिर कई सारा खेत उत नहीं मापा जाता है, कड़ी उड़ी, सब शेरशाह के टाइम में ही आया था। तो प्रशासन में जो भ्रष्टाचार वगैरह था, ये सब दूर किया इन्होंने। विद्यापति की बात करें, ये श्रृंगार रस के कवि थे, और कई सारी इनकी किताबें हैं, पुराण संग्रह, विभा सागर, गंगा, काव्यावली। और इन्हें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, मैथिल कवि कोकिल कहा जाता, मैथिल कवि कोकिल कहा जाता। बहुत बड़े कवि थे विद्यापति, इनके नाम पे कई सारा जगह का नाम है ना, विद्यापति के नाम पे, विद्यापति धाम, इस तरह का कर करके। इसके बाद सिख धर्म के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666, एक छ छ छ 1666 में कहा, पटना में होगा। ठीक है, सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे, तेग तेग बहादुर। बहादुर। और उन्हीं के यह क्या थे, पुत्र, गुरु गोविंद सिंह। तो क्या होता है कि तेग बहादुर का औरंगजेब से बड़ा अच्छा नहीं बनता है, तो इक्कीसवें गुरु, 9वें गुरु, तो इनकी हत्या करवा दिया जाता है। ठीक है, वही मतलब लड़ने के कारण से बिहार में आ जाते हैं। फिर यहीं पे क्या हो जाता है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म। ठीक है, कब, 1666। जो पटना साहब, यानी हरमंदर साहब जो बोलते हैं, हरमंदर साहिब, इन्हीं का जन्म स्थल। ठीक है, और यहीं से क्या मतलब थोड़ा और लड़ाकू बनाते हैं, तो कहते हैं कोई गुरु उरु का पद उद नहीं होगा। तो 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु का पद वगैरह खत्म हो जाएगा। और इन्होंने 5 ककार की बात किया था, 5 क वाला, क से केस, कंघा, कड़ा, किरपान, कच्छा। ठीक है, यह 5 चीजों को इन्होंने अनिवार्य कर दिया था कि सिख के पास ही होना ही चाहिए। ठीक है, तो सिख धर्म के लोगों को देखोगे, केस उनका बड़ा बड़ा होता है ना, झाड़ने के लिए कंघा भी होगा, हाथ में एकदम कड़ा, साइड में किरपान, और चुस्ती फुर्ती के लिए लोग कच्छा पहनना शुरू कर दी, ताकि लड़ने में क्या हो,
आसाम। लेकिन 1708 में इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है। इनके बारे में, दसों गुरु के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, सिख धर्म जब पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए आधुनिक काल की हम लोग बात करें, मॉडर्न समय में बात करें, तो मॉडर्न टाइम में एक पुस्तक विक्रेता थे, बुक सेलर, जिनका नाम क्या था, पीर अली। ठीक है, पीर अली पुस्तक विक्रेता थे। और अब देखेंगे जब आगे मेंस में पढ़ेंगे, इनका नाम लिखना ही होता है, एकदम फिक्स है कि 1857 आए, इनका नाम न लिखो, बीर कुंवर सिंह का नाम न लिखो, दो नाम तो ही आएगा ही आएगा। ठीक है। तो पीर अली कहाँ से थे, पटना सिटी। क्या थे, बुक सेलर। ठीक है। पटना में 1857 की क्रांति को यही लीड कर रहे थे। कौन, पीर अली। ठीक है। कई जगह पे, चौक चौराहों पे इन्होंने झंडा फहराया। अफीम व्यापारी बेगरा को इन्होंने मारा, और इनके साथियों ने। लेकिन दुख की बात क्या है कि घर को तोड़ दिया। इनका जो लाइब्रेरी था, जहाँ पुस्तक बेचते थे, उसको आग लगा दिया अंग्रेज। और क्या कर दिया, फांसी की सजा दी। ठीक है। तो 1857 की क्रांति को पटना में लीड करने वाले व्यक्ति कौन थे, पीर अली। और भी कई लोग थे, जिसमें पीर अली मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। आप कभी गांधी मैदान गए हो, तो यह मान लिया गांधी मैदान है, तो इसके पश्चिम वाले साइड में, बिस्कोमान साइड, तो आप देखेंगे कि इस तरफ से गोल घर की ओर रास्ता जाता है ना। और एक है जो बापू सभागार होते हुए इधर जाता है। ठीक है। और एक रास्ता ऐसा सीधा आता है। तो अब देखेंगे कि यहीं पे बीच में एक पार्क है, छोटा सा। उस पे कभी जाना तो आप गौर करेंगे, लिखा होगा शहीद पीर अली पार्क या स्मृति पार्क, है ना। यदि कोई गए हो तो शायद उनको ध्यान हो। ठीक है। नहीं तो कभी जाने का मौका मिले तो, है ना, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा। हम भी पहले, है ना, वहीं से लगातार गुजरते थे, लेकिन ध्यान नहीं रहता। पढ़ने के बाद पता चला कि वही पीर अली का पार्क। खैर, छोटा सा ही है, बट इनको स्थान दिया गया है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। खैर, आगे देखिए, बाबू पीर कुंवर सिंह, यह जगदीशपुर, जो कि आरा में है, उसके क्या थे, जमींदार। सब 1857 की क्रांति की ही बात हो रही है ना। हर समय में क्या हुआ, कुछ ना कुछ अलग अलग चुनौतियां आती रही। भारत में देखोगे कि 1757 में प्लासी का युद्ध होगा, और 1857, कितने साल, 100 साल अंग्रेज इधर शासन किया। शासन का तरीका गलत होगा तो विद्रोह होगा ही, है ना। देखो, देखे होगे कहाँ, नेपाल में जिस प्रकार से हिंसा भड़का, तो लोग अंत में क्या होते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। सभी तरह की स्थितियां, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, हर तरह से लोग जब विक्षिप्त हो जाते हैं, तो क्रांति का जन्म हो जाता है। तो बड़ी बड़ी क्रांतियां, है ना, क्या होता है, गुस्सा का, एक प्रकार से कहो कि गुस्सा निकलता है लोगों का, या गुस्सा का क्या मतलब, कहो कि एक प्रकार से वोल्केनो फूटता है।
अभी भी देखोगे, है ना, समस्या क्या है? लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, है ना। लोग पढ़ लिख गए, ठीक है, अब जॉब की सबकी तलाश है, बट वह मिल नहीं रहा। ठीक है, बिना जॉब का तो कुछ होगा नहीं, बाकी व्यवस्थाएं हैं नहीं। तो युवा में रोष इसके कारण से है। अभी देखे होगे 2-3 दिन पहले एग्जाम था बिहार में, मत निषेध का, है ना। यातायात का साधन नहीं है, सेंटर कहीं का कहीं दे दे रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है? लोगों में एक तो वैकेंसी नहीं है ना, जो है भी उसे भी जैसे तैसे कर दिया जा रहा है। युवाओं में विभिन्न प्रकार की इनके द्वारा मतलब परेशानियों को झेला जाता है, और कई लोग की मौत भी हो गई भाई इसमें। बड़ा अजीब तरह का सिचुएशन था, कुछ कुछ वीडियो देखने को मिल रहा था उसमें, है ना। कई लोग हंगामा किए तो उनपे एफआईआर कर दिया गया। ठीक है, कई लोग का एग्जाम छूट गया। तो कुल मिलाकर के फिर यही निकल के आता है कि सरकार आपके लिए बहुत कुछ नहीं करने जा रही है। ठीक है, थोड़ा खुद को ही अलर्ट रहिए, रखिए, और जो कुछ भी मिल रहा है उसमें कहीं अपना स्थान ग्रहण करिए। फिर यही निकल करके आता है कंक्लूजन, क्योंकि लड़ पाना सरकार से आसान नहीं होता। ठीक है, केस उस जब किसी पे हो जाता है ना, लड़ा, पत्थरबाजी किया, पुलिस प्रशासन से लड़ा, केस उस होगा, तो उसके बाद क्या होता है फिर? वो बच्चा ही फिर जलता है ना। बाकी लोग कुछ नहीं, कोई नहीं सपोर्ट करता है। बड़ा अजीब तरह का सिचुएशन। ठीक है, अभी देखोगे कहाँ समस्या है अभी, है ना, हर जगह पे महंगाई है, पेट्रोल की समस्या। पेट्रोल में क्या मिला दिया जा रहा है? इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल से माइलेज घट गया, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन, मतलब सोचो, पेट्रोल पे ही सब, डीजल पे ही सब कुछ निर्भर कर रहा है। तो यातायात का साधन जब महंगा होगा तो हर एक चीज महंगी होगी। रुपया डॉलर के मुकाबले क्या होगा? घटता जाएगा। हमारी जो परचेजिंग पावर है घटती जा रही है ना। परचेजिंग पावर का मतलब ऐसे समझ लो आप, कि 100 रुपया में पहले जितना सामान खरीदते थे, क्या आज भी उतनी ही मिलेगी? नहीं। बोलो। नहीं। मतलब एक सिंपल भाषा में यही है कि 100 रुपया आज से 10 साल पहले भी 100 रुपया था, आज भी 100 रुपया है, लेकिन इसी 100 रुपये में आज हमें कम सामान मिल रहा है। ठीक है, तो हमारी परचेजिंग पावर एक प्रकार से घट गई हमारे, मतलब रुपया का वैल्यू गड़बड़ हो गया, घट गया। ठीक है, ये एक जनरल टर्म में हमने समझाया। खैर, तो देश किस ओर जा रहा नहीं पता। ठीक है, कब क्या होगा, नो वन नोज। ये होता है कि एकाएक भड़केगा कोई चीज, तो बड़ा दिक्कत होगी सरकार को फिर संभाल पाना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़े भी इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में कि हमारी लगभग 60% जनसंख्या क्या है? युवाओं की जनसंख्या। ठीक है, तो रोजगार तो होना ही चाहिए। अब इसमें भी दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ स्किल की कमी है भारी मात्रा में। ठीक है, ये भी एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया कि 50% से अधिक लोग जो इंजीनियर हैं, उनको जॉब देने के वो काबिल ही नहीं है। ठीक है, तो स्किल का भी बहुत बड़ा समस्या है। भ्रष्टाचार चरम पे है। ठीक है, बहुत ज्यादा। देखो, पुल पुलिया बनता है, कुछ ही दिन में ढह जाता है।
स्कूल कॉलेज, सरकारी स्कूल का देख लो हालत, कॉलेज का हालत देख लो। ठीक है। लेकिन चाइना का कंडीशन देखो, भले चाइना में जो लोग बोल ले, ठीक है, लेकिन वहाँ का कंडीशन यहाँ बहुत बड़ा अंतर। ठीक है। चाइना का संघाई क्षेत्र है ना, सब पूरा पॉल्यूटेड था। आज देखो एकदम चकाचक, रोड वहाँ की चकाचक। ठीक है। व्यवस्थाएं एकदम फुल प्रूफ टाइप की है। तो पूरा दुनिया में जो बढ़िया जो राइज किया है वो चाइना। ठीक है। चाइना का इकोनॉमिक राइज हुआ है। आज हर जगह पे देखो, अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना, ऑस्ट्रेलिया का चाइना, जापान का चाइना, यूरोप का चाइना। मतलब समझ रहे हो, सबके यहाँ सामान सबसे ज्यादा वही बेच रहा है। तो पैसा सबसे ज्यादा उसके यहाँ है ना। पैसा आएगा तो इनोवेशन पे खर्च करेगा, टेक्नोलॉजी डेवलप करने पे खर्च करेगा। हमारे यहाँ एक एक चीज आती है सब चाइना से, फोन आता है सब बन के चाइना से, और उसमें मार्क सब ला करके, है ना। खाली यहाँ पे किट उट सब कुछ आएगा, इवेंट तो वो देखते हो ऊपर का ग्लास, कवर, सब चाइनीज, सब ला के यहाँ सेट कर देगा, कह देगा मेड इन इंडिया। ठीक है, उसको मेड नहीं बोलते हैं, असेंबल बोलते हैं। तो बड़ा अजीब स्थिति है। चाइनीज तार का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो पहले क्या था, उसने क्या किया, क्वांटिटी बेचा एकदम सस्ते सस्ते में। तो क्वालिटी पे भी काम कर रहा है चाइना। ठीक है। इकोनॉमिक राइज होना बहुत बड़ी बात होती है। इकोनॉमिक राइज हुआ, मिलिट्री में भी राइज कर गया चाइना। ठीक है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नेवी अभी चाइना के पास है, जिसका समुद्र पे कब्जा है ना, सब चीज को कंट्रोल करेगा वो। खैर वो बात की बात है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। वैसा ही कौन था एक समय, किसका था, अंग्रेज का। ठीक है। देश विदेश मतलब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर आप आगे पढ़ेंगे भी, जब मेंस के लिए पढ़ेंगे चीजों को, तो आपको पूरी बातें फिर समझ में आएगी कि हाँ क्या कैसे चल रहा है, क्या होने चाहिए। खैर, लेकिन चाइना की समस्या भी अपनी है, वहां पे सरकार के खिलाफ आप बोल नहीं सकते। खैर, अब बोलना तो यहाँ भी एक प्रकार से कहो कि बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया मीडिया को वहां पे। जैसे इंडिया के बारे में क्या हुआ कि वहां का कई सारा स्टूडेंट सुना कि इंडिया में फ्रीडम है खूब, जो चाहो कर सकते हो। वहां का स्टूडेंट सुना, एक जगह है तियानवे स्क्वायर, है ना, वहां पे बहुत सारा हजारों हजार की संख्या में छात्र इकट्ठा हुआ। तो सर्च मारना गूगल पे, तियानवे स्क्वायर इंसिडेंट इन चाइना। वहां का शासक पूछा क्या चाहिए, कहा कि डेमोक्रेसी, तुम लोग को डेमोक्रेसी चाहिए। सब पे क्या किया, बुलडोजर चलवा दिया। बुलडोजर या नहीं, उसको बड़ा वाला जो रोलर रहता है, रोलर चलवा दिया सब भाई, सबको पीच के मार दिया। ठीक है, उससे मार दिया, गोली से मार दिया। तो डेमोक्रेसी की एक अलग बेनिफिट भी है, और समस्याएं भी हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अंग्रेजों की चर्चा करते करते हम लोग कई सारी बातों पे चल गए। देखो, अब क्या है, जनरल अंडरस्टैंडिंग से ही बहुत सारी क्वेश्चंस आपकी बनेगी। ऐसा नहीं कि हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, बड़ा काम का चर्चा है। आपका दिमाग कुछ इस तरह से खुलना भी चाहिए। तो खैर, 1757 से 1857 के बीच में क्या होगा, बहुत सारा भ्रष्टाचार होगा, है ना।
और भ्रष्टाचार के कारण, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, पुलिस हो, है ना, इनके द्वारा जबरदस्त भ्रष्टाचार किया जाएगा। आज भी देखो हमारे यहाँ का पुलिस, जो पैसा दे दिया बस उसी का हो गया। नहीं, मतलब मानवता नाम का कोई चीज ही नहीं। मानवता के बेसिस पे कोई चीज नहीं होता है। ठीक है। तो पुलिस, ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार, पुलिस हो गया कोर्ट में भ्रष्टाचार, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर कहाँ, जो जमींदार लोग ने टैक्स वसूलता था, उसमें भ्रष्टाचार है। यहाँ के लोगों को जब सैनिक रखा जाता था, इनको वेतन कम दिया जाता था अंग्रेज के तुलना में, बड़े पद पे नहीं जा सकते थे, साथ ही काले गोरे का भेद, चर्बी वाला करतूस, जिसमें गाय का और सुअर का चर्बी होता था। गाय वाला हिंदू के लिए है समस्याजनक, और सुअर वाला मुस्लिम के लिए। ठीक है। और भी कई सारे हैं। जनरल सर्विस लिस्टमेंट एक्ट आएगा, कह देगा कि समुद्र पार भेजा जाएगा किसी को, वहां भी जाना होगा। हम लोग के यहाँ पहले समुद्र पार नहीं जाते थे लोग, क्योंकि कई बार ये होता था ना कि जैसे यहाँ से गए, यहाँ का क्लाइमेट अलग, दूसरे जगह का क्लाइमेट अलग, वहां पे कुछ बीमारी होगा, वह बीमारी यहाँ लेकर के आ जाएगा, गांव का गांव साफ हो जाता था। तो इनके कारण से, है ना, जो लोग चला जाता था उसको अछूत माना जाता था। उसकी कहानी खैर अलग है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण से क्या होगा, 1857 की क्रांति भड़केगी, है ना, जिसका बिगुल मंगल पांडे इधर फूकेंगे, लेकिन मेरठ से शुरू होगा असली खेल। उसकी लपटें बिहार में भी पहुंचेगी। रोहिणी गांव, जो कि अभी देवघर का नाम सुना होगा आपने, वहीं पे एक रोहिणी गांव है, वहां से शुरू होगा। पटना में पीर अली लीड करेंगे, और आरा में कौन लीड करेंगे, वीर कुंवर सिंह। कहा जाता है कि 80 वर्ष के थे, इनके बारे में कोट दिया जाता है कि 80 वर्ष के उम्र में वह जागा जोश पुराना था, लोग कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना। 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों को चुनौती दिए, कई जगहों पे हराए, है ना। अंत में क्या होता है कि इनको गोली लग जाता है एक हाथ में, तो जहर फैल गया, कि क्या किए, काट दिए, काट के गंगा नदी में एक हाथ को बहा देते हैं, समर्पित कर देते हैं। घर जब लौटेंगे, फिर अंग्रेज इधर, है ना, इनका इंतजार कर रहा होता है। लास्ट लड़ाई को भी क्या करते हैं, जीतते हैं, लेकिन जहर बॉडी में फैल गया, तो फिर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो बिरकुवर से अंग्रेज दांत खट्टे किए थे भाई। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बड़ा इंपॉर्टेंट इस संदर्भ में है। ये सब देखो, सब इंपॉर्टेंट ही है। पीर अली पटना से, बिरकुवर से जगदीशपुर, जगदीशपुर नहीं होगा ऑप्शन, आरा, आरा नहीं होगा तो बिहार होगा, बिहार रहेगा तो भी बिरकुवर से ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, आपने पढ़ा कि बिहार जो था बंगाल का पार्ट था, लेकिन अंग्रेजों का मेन फोकस कलकत्ता के आसपास वाला क्षेत्र था, बिहार तक कुछ पहुंच ही नहीं पाता था। समझे, बिहार की भाषा इधर की हिंदी, ठीक है, और यहाँ विकास वगैरह नहीं होता था। स्कूल खुले, कॉलेज खुले, सब उधर ही खुले, फंड उंड आए सब उधर के लिए ही आए। तो कहा कि अलग इसको बनाना पड़ेगा, और इसी को बनाने में किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को, है ना, प्रमुख रूप से इनका योगदान माना जाता है। इसलिए आधुनिक बिहार के निर्माता इनको कहा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। जो कि, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, इसके नॉन परमानेंट चेयरमैन भी रहे थे,
अस्थाई अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद क्या होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और फिर 11 दिसंबर 1946 को कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि यह भी बिहार से, यह चेयरमैन इसके बनते हैं। इनको क्यों बनाया गया था 2 दिन के लिए, क्योंकि यह सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सम्मान देने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, और ऐसा व्यवस्था कहाँ, फ्रांस में भी आपको देखने को मिलेगा कि जो बुजुर्ग है उसको सम्मान देने के लिए ऐसा किया जाए। क्या बनिए, उसके बाद है जो फिर हम रीड करेंगे आप। इसके बाद देखो, मौलाना मजहरूल हक जो हैं, यह भी फ्रीडम फाइटर थे। असहयोग आंदोलन गांधी जी का होगा, खिलाफत आंदोलन होगा, खलीफा को हटाने के खिलाफ, तो इसमें प्रमुख भूमिका निभाएंगे। इवन होम रूल लीग मूवमेंट होगा, इसमें भी इनका प्रमुख योगदान रहेगा। और यह बड़ा फेमस जगह है, कौन आश्रम, सदाकत आश्रम, पटना में। ठीक है, 1920 में जब हमारा देश में एनसीएम चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें बिहार में, पूरा भारत में लीड कर रहे थे कौन, गांधी जी। और बिहार में लीड करने वाले व्यक्ति कौन है ना, मजरूल हक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। गांधी जी इनको क्या कहते हैं, देश भूषण। ठीक है, तो सदाकत आश्रम की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं मौलाना मजरूल हक। वह क्या होगा, बिहार में सेंटर होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ठीक है, गांधी जी के आंदोलन में चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यह भी गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित। ठीक है, इसके बाद देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को होगा। सिवान जो भी है, सिवान के जीरादेई में। यह क्या होगा, 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन में भूमिका निभाएंगे। फिर जाकर के धीरे धीरे फिर क्या होगा, छात्र आंदोलन से बिहार को अलग कराने में, है ना, करने के लिए ये आंदोलन करेंगे। इसके बाद है जो क्या होगा, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। फिर गांधी जी के साथ 1917 में चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, फिर आपका सीडीएम, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्यूआईएम, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सब में इनका योगदान बड़ा जबरदस्त रहे। फिर अभी हमने बात किया कि 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर को कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होंगे, अस्थाई अध्यक्ष बनेंगे। साथ ही यह क्या होंगे, राष्ट्रपति भी बनेंगे, पहले राष्ट्रपति हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद आप देखेंगे हसन इमाम, यह वकील थे, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेंगे। ठीक है, साइमन कमीशन का भी विरोध कर। इसके बाद देखिए भिखारी ठाकुर, यह भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं, और विदेशिया इनकी प्रसिद्ध कृति है ना, ये ड्रामेटिस्ट देखने को मिलेंगे, है ना। यह क्या लिखा करते थे, नाटक। ठीक है, जैसे इंग्लिश में क्या है, शेक्सपियर का स्थान है,
ठीक है, बहुत सारे ड्रामा को इन्होंने क्या किया, लिखा। शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है ना, जब ये बड़ा गरीब घर से थे, तो कहीं जाते थे नाटक उटक देखने, तो पैसा तो होता नहीं था। कहीं टेंट पंडाल लगा हुआ है, और उसमें क्या होता था, छुप करके देखते थे। जैसे ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि नहीं होता है कहीं जगह थोड़ा सा जहां से कुछ दिखे, छुप करके दिखते थे। तो क्या हुआ, एक दिन कुटाई पिटाई हो गया जबरदस्त। तो उनके मन में फिर भाव आता है कि हम भी कुछ ऐसा नाटक लिखेंगे, है ना, जिसके लिए किसी को ऐसा कुटाई ना होना पड़े। ठीक है। और फिर यह क्या, पूरा दुनिया में ड्रामा को, मतलब यह लिखते हैं ड्रामा, और इनकी जो ड्रामा है पूरी दुनिया में फेमस होती है। तो जिस प्रकार से इंग्लिश में शेक्सपियर का नाम है, वैसा ही भोजपुरी में कौन है, भिखारी ठाकुर, विदेशिया इनकी पुस्तक का नाम। ठीक है, विदेशिया इनकी पुस्तक का नाम है, यह ध्यान रखो। शेक्सपियर का बहुत सारा कोट है जो बड़ा प्रेरणादायी भी है, जिसमें एक देखते होगे, खूब सुने होगे कि वर्ल्ड इज अ स्टेज, है ना, लाइफ इज अ ड्रामा, वी आर एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर। सबका मालिक भगवान है। ये दुनिया क्या है, रंगमंच है। जिंदगी क्या है, नाटक, है ना। रंगमंच मतलब वही जहाँ नाटक को परफॉर्म किया है। हम लोग यहाँ नाटक करने आए हैं। नाटक कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग नायक हैं, नायिका हैं, एक्टर और एक्ट्रेस हैं। इस सबको देख रहा है कौन, डायरेक्टर। अच्छा, है ना, नाटक यहाँ कर रहे हो कि खराब कर रहे हो, तो सबका हिसाब लेगा कौन, गॉड। विलियम शेक्सपियर की ही कोट। इसके बाद सर सुल्तान अहमद, बहुत ज्यादा तो फेमस नहीं है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे। 1937 ईस्वी में कार्यकारी परिषद के सदस्य भी बनेंगे, और विधि सदस्य नियुक्त होंगे। इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद देखो, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हम लोग याद किए थे राज्यपाल वाले में, कि प्रथम भारतीय गवर्नर बनेंगे। ठीक है। एक तो होगा कब, सिप्टन वाला याद करो, जयराम दास दौलत राम वाला। कब, जब सरकार बनने के बाद। यही था क्या, कि अंग्रेज बना रहा था बिना कोई चुनाव उनाव, है ना। तो अंग्रेजों के टाइम में सबसे पहले इंडियन बनेंगे कौन, गवर्नर, सत्येंद्र प्रसन्न सिंह। ठीक है, लेकिन असहयोग आंदोलन होगा, और 1921 में क्या होगा, इस्तीफा दे देंगे। तो दो क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, कौन बने, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। और इस्तीफा कब दिए, असहयोग आंदोलन के दौरान। नाम ही है देखो, असहयोग, नॉन कॉपरेशन, हम कॉपरेट नहीं करेंगे। क्योंकि सरकार किसकी सहयोग से चल रही है, हमारी सहयोग से चल रही है। ठीक है। और हमारे ऊपर ही अत्याचार हो हमारे माध्यम से, तो फिर यह ठीक बात तो है नहीं। तो क्या होगा, हम ऑफिस नहीं जाएंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम क्या, हथियार नहीं उठाएंगे। पुलिस का है तो पुलिस अपना नौकरी छोड़ दिया, वकालत लोग छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया। समझ रहे हो, जहां जिसका है, डाक है जो डाक पत्र देना छोड़ दिया, और सब स्वदेशी की बात करने लगे। कि गांधी जी का स्ट्रेटजी था कि हम ही लोग के सहयोग से तो कर रहा है अंग्रेज काम। यदि हम ही लोग सहयोग देना छोड़ दें, तो अंग्रेज अपने घुटने पे आ जाए। पर चौरा चौरी हत्याकांड होता है, सब चौपट हो जाता है।
तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन के दौरान इन्होंने इस्तीफा भी दिया। ठीक है, अंग्रेजों के स्कूल में नहीं जाएंगे, अपना कॉलेज खोलो, अपना स्कूल खोलो, बिहार विद्यापीठ वगैरह खुलेगा यही टाइम में। ठीक है, और यही टाइम गांधी जी बोले थे क्या, यदि तुम लोग साथ दे दिए तो 1 साल में हम देश को आजाद कर देंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है किस टाइम में बोले थे गांधी जी, नॉन कॉपरेशन के टाइम में बोले। इसके बाद देखो राजकुमार शुक्ल, ठीक है, जबरदस्त व्यक्ति। ठीक है, यह राजकुमार शुक्ल जो हम लोग देखते हैं बिहार को, कौन, चंपारण वाला एरिया, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, यही कहते हैं पूर्वी चंपारण। तो चंपारण के यह किसान थे या किसानों के नेता कहो। ठीक है, किसान की हालत खराब, क्योंकि इस एरिया में क्या होता था, तिनकठिया व्यवस्था था। इंग्लिश में भी तिनकठिया ही बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा कि तिनकठिया का मतलब क्या है, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 3/20 का मतलब टोटल 20, उसमें 3, समझे। अच्छा, 1/50 का मतलब क्या है, 50 में कितना भाग, 1 भाग। एक तो भाग 3/20 का मतलब 20 में 3 3 भाग। भाग अच्छा, चलो बताओ, 16/35 की है, इसका मतलब क्या है, 35 में 16 भाग। टोटल 35 भाग है, उसमें 16 भाग की बात कर रही जा रही है ना। नीचे वाला टोटल फ्रैक्शन का हम लोग परसेंटेज जब पढ़ते हैं तो चर्चा करते हैं। तो यहाँ टोटल 20 कट्ठा, उसमें 3 कट्ठा में नील की खेती करवाई जाती थी। और उन नील का जो जड़ होता था ना, बड़ी बड़ा बड़ा लंबा लंबा, ज्यादा लंबा जड़ होगा तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, जमीन हो जाएगी बंजर, पानी भी उसको अधिक चाहिए। ठीक है, साथ ही नील जब उपजता था तो अंग्रेज बड़ा कम पैसा में खरीदता था, समझे, कम पैसा में खरीदता था। तो किसानों की हालत तो खराब होएगी, एक तो जमीन उसका बंजर हुआ, पैदावार घटेगा। ठीक है, जबरदस्ती खेती कर रहे हो, करवा रहे हो, और साथ में कम खर्च, कम पैसा पे खरीदारी भी करेगा, जिसके कारण से किसानों की हालत बड़ा खराब, है ना। लोग कर्ज में डूबे हुए थे, और ऊपर से शोषण भी और अलग अलग तरीकों से अंग्रेजों के द्वारा, प्लांटर्स के द्वारा किया जाता। ठीक है, तो गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से लड़के आए थे रंगभेद के खिलाफ। राजकुमार शुक्ल को पता चलता है कि गांधी जी थोड़ा मैटर को समझते हैं, उनको क्यों न इस बात से अवगत कराया जाए। यही 1916 में क्या होता है, गांधी जी के पास जाते हैं लखनऊ में, गांधी जी को अपना कहानी सुनाते हैं। ठीक है, गांधी जी को लगता है ये सब कोई मैटर, ठीक है, अपना दर्द तो दर्द लगता है, लेकिन दूसरे का दर्द बहुत कम ही लोग महसूस करते, है ना। जो पीड़ा, है ना, उस व्यक्ति को होता है, दूसरा कोई नहीं समझ पाता है, यदि वो उस स्थिति से ना गुजरा हो तो। जैसे कई सारा नहीं है, किसी को जॉब मिल गया, या थोड़ा बूढ़े लोग हैं, बूढ़े ख्यालात वाले, तो कई लोग बोलेंगे ना, नहीं पढ़ी थी चलते नौकरी ना हुई। कई बार ऐसा भी बोल देते हैं लोग, है ना। तुमको क्या वैकेंसी चाहिए, कितना चाहिए, क्या होना चाहिए, अरे भाई एक को चाहिए तो हमारा जैसा कई लोग दावेदार है कि नहीं। और ये चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चीजें कॉम्पेरेटिव होती है। ठीक है, आप हो सकता है कि अपना बेस्ट दिए, जो कि दूसरे के तुलना में कम हो। तो कई लोग बोलते हैं क्या कि पढ़ता नहीं होगा, या इस तरह का अलग अलग, मतलब उसके पेन को अलग नहीं समझ पाते। खैर, तो वही है, राजकुमार शुक्ल वाले इस पेन को तो समझेंगे नहीं, क्योंकि उस परिस्थिति से लोग आएंगे नहीं। फिर गांधी जी गए नहीं वहां, ये बोले थे
कि आइए हमारा बिहार देखिए, स्थिति बड़ा खराब है। आश्वासन दिए कि आएंगे, पहुंचे नहीं। राजकुमार शुक्ल को पता चला गांधी जी कलकत्ता आने वाले हैं, पहले ही पहुंच गए, फटा चीटा पहने। मिले, बोले कि तुम फिर यहाँ आ गया, है ना। गांधी जी को नहीं होता है कि बार बार आदमी आ रहा है तो कुछ न कुछ तो बात है। वही फिर क्या होता है, 1916 से ट्राई कर रहे थे। फिर 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पहुंचेंगे पटना। राजेंद्र प्रसाद और बड़े बड़े नेता जो थे, इनके स्वागत के लिए आएंगे। गांधी जी पटना से मुजफ्फरपुर जाएंगे। अंग्रेज अल्टीमेटम देगा, है ना, छोड़ के यहाँ से निकलो भाई, नहीं तो केस उस हो जाएगा, जेल में बंद कर दिए जाओगे, है ना। गांधी जी पहले तो प्रयास करते हैं कि मामला को सॉर्ट आउट कर लें, ठीक है, लेकिन सरकार मानती नहीं है, उल्टा केस भी होता है, भगाने का धमकी दिया जाता है। गांधी जी फिर लास्ट में कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। गांव गांव घूमने लगे, उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन ये होता है कि हुजूम, भीड़ बढ़ जाता है। भीड़ बढ़ने के बाद फिर गांधी जी को छोड़ेगा, किसानों से मिलते हैं, देखते हैं सही में स्थिति बड़ा खराब। फिर क्या होता है, प्रेशर जब बनता है सरकार पे, तो एक कमेटी बनता है, जांच कमेटी। उसमें पाया गया कि सही में किसानों के साथ शोषण हो रहा है। और यहीं पे क्या होता है, दिनकठिया सिस्टम खत्म होता है कि नहीं, नील की खेती अब नहीं होगी, मतलब मैंडेटरी नहीं होगा, कदम करवाना ही करवाना है, ऐसा नहीं है। टैक्स है जो माफ किया जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो अपने आप में अंग्रेज इसे झुकता नहीं था, अंग्रेज पहली बार झुका था, ठीक है। फिर यहीं पे इनका नाम क्या पड़ता है, महात्मा, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। चंपारण में आकर के, बिहार में आकर के क्या बन गए, महात्मा, ठीक है। बिहार की धरती ने इनको महात्मा बनाया। और देखो यही आगे जाकर के पूरा आंदोलन में, पूरा जो हमारा नेशनल मूवमेंट है उसको लीड करेंगे या, और हमारा देश आजाद हुआ। समझते हो, ये टर्निंग पॉइंट है अपने हिस्ट्री का। इसको बोला जाता है वाटर सेट मूवमेंट। मतलब ये वाटर सेट कहने का मतलब समझ रहे हो, टर्निंग पॉइंट, यहीं से चीजें करवट बदल ली। गांधी जी अब पूरा दुनिया में संदेश जाए कि नहीं, गांधी जी अंग्रेज को झुका देते हैं, है ना, दम तो है। गांधी जी का सपोर्ट नहीं, फैन फॉलोइंग होता है, वो बढ़ गया। अब गांधी जी छिटपुटिया लीडर नहीं रहेंगे, पूरा देश में कांग्रेस के लेवल पे बात सुना जाएगा। कांग्रेस जो बड़े लोगों की पार्टी थी, अब किसान भी उसमें शामिल होने लगेंगे, ठीक है। इसका दिन है राजकुमार शुक्ल का। कब कौन टर्निंग पॉइंट हो जाए, नो वन नोज, ठीक है। पॉजिटिव सेंस में भी होता है, निगेटिव सेंस में भी होता है, ठीक है। लेकिन हमें होप पॉजिटिव रखना चाहिए। बाकी रेडी तो अपने जिंदगी का वर्स्ट कंडीशन के लिए भी रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हमें उम्मीद हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए, ठीक है। साथ में काम भी करते रहना चाहिए। तो राजकुमार शुक्ल, समझ रहे हो, मोहनदास को महात्मा बनाने के लिए बुला लिए थे, ठीक है। यहीं से महात्मा बनेंगे, फिर भारत को आजाद कराएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर समझ रहे हो, किसान का स्थिति देख लिए भाई, तन पे कपड़ा नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, ठीक है। वही देखेंगे ना, भारत का दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा।
वहीं फिर असहयोग आंदोलन के टाइम में जो सूट बूट था सब छोड़ देंगे, और एक ही धोती पे क्या होगा, आधा पहनना है आधा ओढ़ना है, वहीं से शुरू कर देंगे 1920 के टाइम से, ताकि लोगों को लगे कि हाँ हमारे बीच का ही लोग है। साथ ही यह भी संदेश जाए कि हम क्या, कम कपड़ा में भी, मतलब कम संसाधन में भी हम सरवाइव कर सकते हैं। साथ ही आत्मनिर्भरता का भी बात हो गया, बहुत सारी उसकी बातें हैं। तो धोती पहनने के पीछे कई सारे कारण थे, समझे। यह भी एक कारण था मिनिमलिस्ट होने का, कि मान लो कि हम धोती पहने, ठीक है, तो क्या होगा, आधा टन का कपड़ा बचा तो दूसरे में भी तो इस्तेमाल हो सकता है। दूसरे लोग जैसे पूरा ढकने में जो लगेगा कपड़ा, उतना में दो लोग पहन सकते हैं। इस तरह से एक प्रकार का उनका मैसेज था, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ उन्होंने प्रयोग किया। कहा जाता है कि दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति था ही जिनके द्वारा क्या किया गया, पहले प्रयोग किया गया, तब है जो कोई बात बोला गया, है ना, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो है ना, कई बार लोग जब नहीं, मतलब जानकारी नहीं था गांधी जी के बारे में, ठीक है, कहीं कहीं व्हाट्सएप शुरू शुरू चला था, बड़ा उल्टा पुल्टा चीज आता था, और कुछ गुरु जी लोग भी जिनके पास ज्ञान नहीं हुआ, बड़ा उल्टा पुल्टा बोल देते थे नेहरू जी को, महात्मा गांधी जी को। नहीं होता है कि गुरु से ज्ञान लोग सीखता है, जैसा वो बोलेंगे उस तरह का माइंड सेट होता है, ठीक है। हम लोग भी बड़ा उल्टा सीधा बोलते थे कि देश को विभाजित कर दिए ये वो, लेकिन है ना, सेक्रीफाई को नहीं देखता है कोई, और क्या क्या कंडीशन था वो सब कुछ नहीं देखता है। तो एक आइंस्टाइन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है उन्हें, ठीक है। बोले कि आने वाले समय में कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा कोई हाड़ मांस का व्यक्ति भी था, महात्मा गांधी के बारे में था, ठीक है, कि ऐसा कोई, मतलब आधा कपड़ा वाला व्यक्ति होगा, अर्धनग्न फकीर, विंस्टन चर्चिल ने इनको कहा, ये आधा नग्न फकीर है, मजाक के तौर पे। लेकिन सोचो, ब्रिटेन की साम्राज्य को हिला दिए ये भाई, आधा धोती पे, है ना। तो खैर, तो किसी के बारे में जानिए तब उसकी अच्छाई नहीं बोल सकते, तो बुराई जनरली नहीं किसी का करना चाहिए। सबकी, कोई भी चीज क्या होता है, समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग चीजें चलती है, ठीक है। और कई बार यह होता है, जानकारी का अभाव है, इग्नोरेंस है, वो अलग चीज होता है। आगे देखो, तो राजकुमार शुक्ल कहाँ से थे, चंपा, गांधी जी को यही इनवाइट करेंगे। इसके बाद देखो मोहम्मद यूनुस, याद है, पढ़े थे, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, कब बने, 1937 में, कौन से पार्टी, इंडिपेंडेंट। और इनको क्यों बनाया गया, क्योंकि श्री कृष्ण से बोले, कांग्रेस बोली कि भाई अंग्रेज का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, ठीक है, सहमति नहीं बनती है तो ये बनते हैं। फिर श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता, जो कि क्या होंगे, बिहार के, स्वतंत्र बिहार में पहले मुख्यमंत्री ये बनेंगे। लेकिन क्या पहले भी बने, नहीं, पहले तो बने मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस के बाद यह बने, जिनके पास मेजोरिटी था, ठीक है। अभी देखोगे कोई व्यक्ति, अभी वर्तमान की बात करें, कितने समय तक मंत्री मुख्यमंत्री बना रह सकता है बिना
किसी सदन का सदस्य हुए बिना 6 महीना। बिहार में देखोगे भाई पंचायती राज मंत्री है दीपक प्रकाश, है ना, लेकिन यह किसी भी सदन का ना लोकसभा ना विधानसभा और ना विधान परिषद के सदस्य हैं। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया है कि आप किस हक से बने हुए हैं, आप तो किसी सदन के मेंबर हैं नहीं। नवंबर से जोड़ लो, नवंबर में चुनाव हुआ था विधानसभा का। फिर कौन कुछ दिन तक रहे? नीतीश चच्चा। उसके बाद है जो सम्राट चौधरी हैं। तो अभी शपथ ग्रहण का 6 महीना तो हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है कि किस हक पे आप रहेंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले क्या विधान परिषद का चुनाव होना था, इनको चुना ही नहीं गया। विधानसभा यानी विधायक रही है, चाहे विधान परिषद का सदस्य रही है, किसी के नहीं है मतलब हटना पड़ेगा। समझे? खैर, तो कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाने जाएंगे और स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा प्रमुख भूमिका निभाएंगे। समझे? एक पूरा इनका घर था बरबीघा। रामधारी सिंह दिनकर, इनको राष्ट्र कवि, देखो बिहार केसरी कृष्ण सिंह, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और यह इन्हें विद्रोही कवि कहा जाता है। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रसवंती, ये सब इनकी पुस्तक। बेगूसराय सिमरिया में इनका क्या हुआ था? जन्म। ठीक है, और नहीं होता शासक यदि भ्रष्टाचारी हो उनके खिलाफ जी तोड़ आवाज उठाते थे, है ना। बहुत सरकार पे मुखर रहते थे यदि गलत करे तो। लेकिन आजकल क्या है, चाटुकार टाइप का कभी रहेगा तो सरकार का खाली तारीफ करेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कि हम ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो एक रिस्पेक्ट के तौर पे कई बार क्या होता है, कोई मिले हम पूछे कि क्या कोई दिक्कत हो रहा है, तो नहीं होता है, रिस्पेक्ट के तौर पे बोलेगा नहीं सब बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेकिन यही कोई क्या करेगा, कमी को बताएगा। हो सकता है कि कुछ क्षण के लिए बुरा लगेगा किसी को, बट उसमें सुधार करने की प्रवृत्ति आएगी। लेकिन नहीं, क्या होगा, खाली अच्छे अच्छे दिखाओगे बताओगे, सुधार तो होगा नहीं। ठीक है, और चीजें क्या होती है, क्षय होते रहती है। खैर, तो रामधारी सिंह दिनकर का कि सरकार के प्रति बड़ा मुखर रहते थे, जहां कमी लगे उसको उजागर करते थे अपने कविता निबंध वगैरह के माध्यम से। ठीक है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इन्हीं का है। क्या, यदि आप गलत कर रहे हैं तो सिंहासन को छोड़ दीजिए, नहीं तो जनता उसको टेक ओवर कर लेगी। आगे देखो, फणीश्वर नाथ रेणु 1921 में अररिया जिले के फारबिसगंज में हुआ था इनका जन्म। और मैला आंचल आपने नाम खूब सुना होगा, इन्हीं की पुस्तक। ठीक है, बड़ा अलग अलग कहानी है, बड़ा अच्छा भी लगता है पढ़ने में सब। इसके बाद देखो अनुग्रह नारायण, खूब सुने होंगे एन कॉलेज। ठीक है, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा, यह औरंगाबाद के पोइवा गांव में होगा इनका जन्म। ठीक है, और इनको बिहार विभूति का, गांधी जी के साथ रहेंगे चंपारण के टाइम में, बाद में मंत्री वगैरह भी बनते हैं। इसके बाद देखो जयप्रकाश नारायण, जेपीएन। ठीक है, यह जो है लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म कब 1902 में होगा, सिताब दियरा, कहाँ, सारण में। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू होगा, यानी 1930 से समझो आप, और 1942 में इनकी प्रमुख भूमिका होगी।
1942 में कौन सा आंदोलन? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को शुरू होगा, है ना। अंग्रेज को पता था, तो क्या करेगा, जो मेन मेन लीडर होगा उसको पकड़ लेगा। उसमें ये भी पकड़ा गए, राजेंद्र प्रसाद भी पकड़ा गए। तो जो अभी हमारा बिहार है ना, तो साथ में इधर क्या था 1942 में, झारखंड भी। झारखंड का हजारीबाग जेल में इनको रख दिया जाता है। और भी कई लोग थे बंद जेल में। तो अगस्त में हुआ, सितंबर अक्टूबर नवंबर 2-3 महीना रह गया। नवंबर में क्या होता है, दीपावली का टाइम। तो ऐसा कहानी है, बोला जाता है कि जेल में ये लोग क्या किया, डिमांड किए दीपावली के दिन कि पटाखा उठाखा हम लोग को भी छोड़ने के लिए मिलना चाहिए। बोला कि तुम लोग को पटाखा कैसे मिलेगा, जेल में पटाखा मिलता है। तो कहा कि पटाखा नहीं मिलेगा तो हम लोग को क्या, कम से कम थाली बजाने दोगे। परमिशन मिल गया जेलर से, चलो ठीक है तुम लोग थाली पीट लेना। ठीक है, ये जेल में थे बंद ये लोग। क्या होगा, कहा जाता है कि सब क्या हुआ, 8-9 बजे रात में थाली पीटना जोर जोर से शुरू। जेलर को तो पता है कि लोग पटाखा के बदले में थाली पीट रहा है। अब कुछ लोग क्या किए, दीवार के जेल के जो दीवार था उसको तोड़ना शुरू। नहीं होगा, ऐसे नॉर्मली तोड़ोगे दीवार तो आवाज करेगा, और उधर पिटा रहा है क्या, हड्डिया बर्तन, आवाज तो सुनाई देगा नहीं। और उसी क्रम में क्या होता है, दीवार तोड़ करके कई लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तब तक जेलर को पता चलेगा, तब तक फरार कई लोग। और फिर यहाँ से छुपते छुपते कहाँ पहुंच जाएंगे, नेपाल का तराई इलाका है, पढ़ चुके हैं हम लोग, तराई। यहीं पे जंगल का नाम है राजविलास का जंगल। यहीं पे क्या करेंगे, आजाद दस्ता, आजाद माने समझ रहे हो, एकदम फ्री है। दस्ता मतलब झुंड, लोगों का समूह जो कि आजाद है। किसके खिलाफ ही बनेगा, अंग्रेज के खिलाफ। और ये क्या करेगा, कूटा पीटी एकदम, समझ रहे हो। मतलब ये जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं, देखे उसको मारो। इसके बाद और क्या होगा, पुलिस स्टेशन को जला देगा, रेलवे को जला देगा, कई बार कब्जा भी कर लिया, समझे। तो आजाद दस्ता का बड़ा जबरदस्त योगदान होगा। कब, 1942 वाला भारत छोड़ो आंदोलन। फिर ये पकड़े जाते हैं, समझे। और फिर पकड़े जाने के बाद धीरे धीरे चीजें ठंडी पड़ जाती। फिर देश आजाद होगा, देखा जाएगा कि कांग्रेस ठीक काम नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद क्या होगा, संपूर्ण क्रांति का यह नारा देंगे। ठीक है, 1975 में इमरजेंसी वगैरह भी लगेगी, और फिर सरकार भी यहाँ पे बदलेगी। तो समझ रहे हो, टोटल रिवॉल्यूशन पूरा बदल के रख दो। यह कब हुआ, 1965 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिलेगा। और फिर 1999 में इनको भारत रत्न भी दिया जाए। फिर देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो कि किसानों के क्या थे, नेता। और 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन करेंगे। 1936 में अखिल भारतीय ऑल इंडिया, है ना, किसान सभा का गठन। हुंकार नामक क्या लिखेंगे, पत्रिका। इनके बारे में जानना होगा तो छोटा सा वीडियो होगा, है ना, मेंस वाला बनाया हुआ, तो इनके बारे में आप देख सकते। कर्पूरी ठाकुर, इनका जन्म 1924 में होगा। 2 बारी बिहार के क्या रहे थे, मुख्यमंत्री रहे। इनके टाइम में शराबबंदी लागू होगा पहली बार। ठीक है, और इनको जननायक कहा गया।
जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, इनको जननायक। ठीक है, इंग्लिश जो कंपलसरी विषय था उसको हटवा दिए थे, यही ताकि सब लोग शिक्षा ग्रहण करें। फिर देखिए राहुल सांकृत्यायन, जो कि साहित्यकार थे, मूल नाम केदारनाथ पांडे था, और यह यूपी में इनका जन्म होगा। और इनका जो संबंध होगा, यह वाली ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है यह, सिवान छपरा वाला जो एरिया है ना, वहां पे सत्याग्रह होगा, अंबारी सत्याग्रह, उससे यह संबंधित। इसके बाद खान बहादुर खुदा बख्श खां, सिवान के उखई में इनका जन्म होगा, और इन्हीं के नाम पे आपको प्रसिद्ध खुदा बख्श लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी, यह मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव के रहने वाले थे। स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिकाएं भी बड़ा जबरदस्त होएगी, और कई सारी चीजों को ये लिखेंगे, जैसे युवक नामक समाचार पत्र, फिर माटी की मूरत, चीता के फूल, संगमित्रा, इस नागा अर्जुन, वैद्यनाथ मिश्र इनका नाम था, और मधुबनी के सतलखा गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है, हिंदी में, मैथिली, संस्कृत, बंगला, इन सब में कई सारी रचनाओं को ये लिखेंगे, जिनमें प्रसिद्ध युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, बलचनमा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रख सकते हैं, इनका नाम केवल यह। इसके बाद देखो बिस्मिल्लाह खां, डुमराव, बक्सर के डुमराव में इनका जन्म होगा, शहनाई वादक थे, है ना। और जब हमारा देश आजाद हुआ था तो लाल किला पे शहनाई का वादन इन्होंने किया, 2001 में भारत रत्न इनको दिया गया। यह प्रमुख विभूति के बारे में हम लोगों ने जाना, जिसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में क्या मिला है, भारत रत्न मिला है ना, जो कि स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम राष्ट्रपति भी रहे, है ना, कृषि मंत्री भी रहेंगे। जयप्रकाश नारायण 1999 में इनको क्या मिला, भारत रत्न। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, आजाद रास्ता के संस्थापक थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, बिहार गौरव इनको मिला है, और 2001 में क्या मिला है, भारत। और कर्पूरी ठाकुर, देखो 1924 में जन्म होगा, 100 साल बाद, नहीं, स्वामी जयंती पर इनकी, स्वामी जयंती पे क्या मिला, भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, यह 2 बार के क्या रहे, मुख्यमंत्री, आरक्षण के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। कमजोर पिछड़ों को इन्होंने क्या दिया, आवाज दिया। ठीक है, यहां तक जो हम लोगों ने अभी बातें की, वह संबंधित था आपका किससे, बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व से, समझे। आई होप कि बहुत सारी जानकारी इसके साथ साथ आपको मिली हो, आया ना, बताओ। यस। चलिए, बाकी कई लोग तो इतने देर में, है ना, निकल लिए, नहीं ज्यादा ये लगने लगा, नहीं, चलिए फिर हम लोग पढ़ेंगे बाकी आगे। अब तो बिहार लगभग निपटने को है, एक हिस्ट्री वाला पार्ट इसका बचा हुआ है। तो अगली क्लास में हम लोग जो इसका मिसलेनियस वाला पार्ट है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है, ये मिसलेनियस का पार्ट हो गया, और फिर ये सब जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इन सब की हम चर्चा कल कंप्लीट करें।